हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली Q&A सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस डेली करंट अफेयर्स वीडियो में देखते हैं कि आज के दिन से क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और इनसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाबों और उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, आपदा सेस कैलामिटी सेस लगाने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बना? और सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल इंडिया का ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने एक कैलामिटी सेस लगा दिया। किस चीज़ के ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वहाँ पे सेल या परचेज होंगे उसके ऊपर। यानी इसका ये मतलब होगा कि 1% सेस प्लस GST जो होगा वो एक कंज्यूमर या कस्टमर को देना होगा। और इसका जो उद्देश्य था, राज्य का जो इंफ्रा है उसको फिर से निर्माण करने हेतु वहाँ के लिए कैपिटल या धन जुटाना होगा। आप सबको पता है कि 2018 में केरल में क्या हुआ था? बाढ़ आई थी और जिसकी वजह से वहाँ भारी जान माल की क्षति हुई थी। और उसके बाद ही सरकार ने इस बात की घोषणा की कि इसके लिए भी हम जो है एक नया सेस जो है वहाँ के GST के अलावा हम लगाएंगे। यह कर, ये जो टैक्स है या सेस है, यह 1 जून 2019 से 2 वर्षों की अवधि के लिए ये लगाया जाएगा। लेकिन रेलवे फिल्म के टिकटों पे ये लागू नहीं होगा। यानी 2 चीज़ों को इससे एग्जेम्प्ट कर रखा है कि रेलवे के टिकट पे, फिल्म के टिकट पे ये सेस नहीं लगाया जाएगा। नहीं तो बाकी जो भी चीज़ें होंगी उसके ऊपर 2 साल, अगले 2 साल तक के लिए यानी 2021 तक ये सेस केरल के लोगों को देना होगा। और अब बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को जून के लिए कितने हजार लाख क्यूबिक TMC यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने का आदेश दिया है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, 9.19 लाख क्यूबिक जो है वो पानी कर्नाटक सरकार जो है वो छोड़ेगी। किसके लिए? जो भी वहाँ पे अगल बगल के जो भी स्टेट हैं उनके लिए ये पानी छोड़ा जाएगा। ये आपको बता दूं, ये जो प्राधिकरण की पहली बैठक हुई थी वो 2 जुलाई 2018 को हुई थी और जिसमें कर्नाटक से जुलाई माह में 31.24 हजार मिलियन घन टन फीट जल छोड़ने को कहा गया था। लेकिन अब जाके चूंकि तमिलनाडु के कई हिस्से, जो कि मैंने बताया कि जो भी लो लैंड वाले हैं वो पानी की कमी से जूझ रहे हैं और इसके बाद ही जो है अभी जो इस प्राधिकरण ने बैठक की ये डिसीजन लिया है। इसे यही जो एक विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु और वहाँ के जो भी साउथ ईस्टर्न स्टेट हैं, साउथ इंडियन स्टेट हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा विवाद का कारण रहा है कि कावेरी वाटर का किस तरह से वहाँ पे निपटान किया जाए, कैसे वाटर को छोड़ा जाए। और इसी के विवाद को निपटाने के लिए जो ये 4 स्टेट हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, 1 जून 2018 को केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि ये जो जल प्रबंधन, वाटर अथॉरिटी जो है, वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो गठन हुआ है, ये पावर केंद्र सरकार के पास कैसे आई? तो ये पावर आती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 262 से, जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर किसी 2 स्टेट के बीच वाटर को लेके कोई भी क्राइसिस हो या किसी भी तरह के वहाँ पे प्रॉब्लम आई हो तो केंद्र सरकार जो है उसको एग्जीक्यूट के लिए वहाँ पे या उसको सही से उसमें उस सॉल्यूशन को देने के लिए वो इंटर स्टेट वाटर अथॉरिटी की स्थापना कर सकती है। और अगर बाय लॉ चाहे केंद्र सरकार तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप वो मना कर सकती है। ऐसा आर्टिकल 262 है और इसी के तहत ये एक प्राधिकरण, कावेरी जल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1 जून 2018 को। अब अगला सवाल, हाल ही में इनमें से किसने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? सही जवाब ऑप्शन बी, जगन मोहन रेड्डी। ये YSR कांग्रेस, ये इनकी पार्टी है। इस पार्टी ने अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, यानी स्टेट इलेक्शन और लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ, दोनों में ही बहुत ही बड़े अंतर से जो है अपने विपक्षी पार्टी जो थी वहाँ पे TDP, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके चीफ हैं CBN चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बहुत ही भारी मतों से उनकी पार्टी को हराया। ये आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जब विभाजन हुआ उसके बाद ये दूसरी सरकार है आंध्र प्रदेश की। इससे पहले CBN थे, चंद्रबाबू नायडू थे और अब उनकी पार्टी को हरा के जगन मोहन रेड्डी की YSR वहाँ पे सत्तारूढ़ हो गई है। वहाँ जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का उसमें 175 सीटें आंध्र प्रदेश में, जो डिवाइडेड आंध्र प्रदेश है उसमें, और 175 में से देखिए 2/3 से भी अधिक मेजॉरिटी के साथ जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने जीत दर्ज की, 151 सीटों पे जीत दर्ज की
वहीं लोकसभा जो कि 25 सीट हैं आंध्र प्रदेश में, उसमें से 22 सीट पे इनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट को राज्य के पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? और सही जवाब है ऑप्शन डी, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। देखिए, इस एयरपोर्ट जो कि एक जनरल जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं उससे ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही आलीशान भी है, और इसको इंटरनेशनल मान्यता देने के लिए काफ़ी दिनों से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा था, और अब जाके इसे यूके द्वारा जो है मानकीकरण प्रमाणन जो एक सर्टिफिकेट होता है वो दे दिया गया। 24 मार्च 2018 से यह हवाई अड्डा 24 घंटे परिचालन की सुविधा प्रदान कर रहा है, 24 घंटे 24 आवर्स वहाँ से फ्लाइट का आना जाना हो रहा है, और इसी सब को देखते हुए, इंफ्रा को देखते हुए अब उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। अगला सवाल, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित वैश्विक पुस्तक पुरस्कार 9 डॉट्स से सम्मानित किया गया? और सही जवाब ऑप्शन सी, एनी जैदी। एनी जैदी को उसकी बुक ब्रेड सीमेंट कैक्टस के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय लेखिका है एनी जैदी, और ये जो 9 डॉट्स पुरस्कार है इसमें 1 लाख अमेरिकी डॉलर जो है दी जाती है विजेता को। यह दुनिया भर में समकालीन मुद्दों को संबोधित करने वाली अभिनव सोच को पुरस्कृत करने के लिए गठित की गई एक प्रतिष्ठित पुस्तक पुरस्कार है। मुंबई की रहने वाली हैं एनी जैदी, बहुत ही इंडिपेंडेंट राइटर हैं, और इन्होंने बहुत सारी अपने कलाओं में अपनी लेखन शैली दिखाई है, चाहे वो संवाद लेखन हो, निबंध हो, लघु कथा हो, इस सब में। और उनके उनकी एक प्रविष्टि थी ब्रेड सीमेंट और कैक्टस, इसके लिए उन्हें ये जो एक अवार्ड था बहुत ही प्रतिष्ठित एक बुक के क्षेत्र में दिया जाता है, उससे इस बार उन्हें सम्मानित किया गया। अगला सवाल, हाल ही में किस देश के आखिरी नर सुमात्रा गैंडे राइनो की मृत्यु हो गई? और सही जवाब ऑप्शन सी, मलेशिया। टैम नाम की इस गैंडे की उम्र करीब 30 साल थी। साल 2008 में इसकी खोज के बाद से इसे बोर्नियो द्वीप पे वहाँ का जो सबा राज्य वन्यजीव अभयारण्य है उसमें रखा गया था। 2015 से मलेशिया में गैंडों की सबसे छोटी प्रजाति सुमात्रा राइनो को वन से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसके जो जीवित बचे गैंडे थे, सबसे छोटे और 2 सींग वाले एकमात्र यह एशियाई गैंडा था, और जिसकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। और अब आज का अगला सवाल, हाल ही में एंथ्रोपोसीन कार्यकारी समूह के निम्न में से कितने सदस्यीय पैनल ने नए भौगोलिक युग को एंथ्रोपोसीन युग के रूप में नामित करने के पक्ष में मतदान किया? सही जवाब ऑप्शन डी, 34। करीब 90% से ज़्यादा सदस्यों ने वर्तमान युग का नाम बदलने के पक्ष में मतदान किया। यह मतदान 11,700 साल पहले शुरू हुए होलोसीन युग के अंत का संकेत था। नेचर एक पत्रिका है जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही आर्टिकल लिखती है। उसके अनुसार इस पैनल ने 2021 तक इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्टेटोग्राफी के समक्ष नए युग के प्रारंभ के संदर्भ में एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योजना बनाई। एंथ्रोपोसीन कार्यकारी समूह वर्किंग ग्रुप का मुख्य उद्देश्य ऐसे चिन्हों को पहचान करना है जो ये संकेत करते हैं कि एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत हो गई, और इसी एंथ्रोपोसीन युग, अभी का जो नया युग है, उसको ये नाम देने के लिए जो इनकी जो वर्किंग ग्रुप है उन्होंने इसके ऊपर वोटिंग किया, और 90% से अधिक जो मेंबर थे उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया। इम्पॉर्टेंट है आपके एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से। और अब आज का अगला सवाल, इनमें से किस राज्य ने डायरिया को नियंत्रित करने के लिए अभियान शुरू किया? और सही जवाब ऑप्शन ए, असम। असम राज्य ने के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, यानी हर 15 दिन में एक इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल के लिए अभियान चलाने के जो है एक शुरुआत की, और ऐसा माना गया कि राज्य भर में कम से कम 34 लाख बच्चों को इससे टारगेटेड किया जाएगा। इसके तहत अगर आप देखें कि डायरिया का जो एक जनरल ये हो जाता है कि डायरिया को आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? सुरक्षित पेयजल आप पिएंगे, स्वच्छता रखेंगे, उचित स्तनपान, उचित पोषण, हाथ धो के अगर खाना खाएं, तो इस सब से डायरिया को ऐसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ORS गोल है, अगर ऐसा कभी होता है तो ये सबसे जो है असरदार एक होता है कि आप इसको लेते रहें, तो डायरिया कंट्रोल अगर हो गया है तो यहाँ से हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए नया सवाल भी बताएंगे। मैंने आपसे पूछा था पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? और सही जवाब ऑप्शन ए, असम। ये जो वन्यजीव है गुवाहाटी से 45 किलोमीटर दूर मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है। पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य का मात्र 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 90 से ज़्यादा गैंडों का आवास स्थल है। चूँकि ये जो पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य है ये फेमस ही है असम के गैंडों को लेके।
गौरतलब है कि इतने कम क्षेत्र में 90 से ज़्यादा गैंडों का रहना इस अभयारण्य को दुनिया की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभयारण्य बनाता है। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ठुमरी किस कला शैली से संबंधित है? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमसे शेयर करें। अच्छा लगा तो आप लोग अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और देखते रहें जागरणजोश.com।